देखिए, जब भी कोई पेशेंट अर्ली रिकवरी में होता है, अर्ली रिकवरी से मेरी मुराद है कि उसको नशा छोड़े हुए अभी 1 साल से कम अरसा हुआ है, और ईद जो है वो उसका पहला कोई ऐसा त्यौहार है जो कि नशा छोड़ने के बाद आ रहा है। तो हम इसे एक स्लिपरी इवेंट कंसीडर करेंगे, जहाँ पे वो ऐसे दोस्तों से भी मिलता है जो कि प्रीवियसली नशे में उसके साथ थे, लेकिन अब चूंकि वो नशा छोड़ चुका है और काफ़ी दिनों से उसका राब्ता उन दोस्तों के साथ नहीं है। सो चांसेस हैं कि इस तरह के स्लिपरी इवेंट से, जो कि उसकी यादाश्त में प्रीवियस काफ़ी सालों से जब वो ईद सेलिब्रेट करता था तो वो कुछ ख़ास तरह के लोगों के साथ नशा करते हुए सेलिब्रेट करता था। ख़ास प्लान्स बनते थे जिसमें बहुत सारे जो यंगस्टर हमारे बच्चे हैं या नौजवान हैं वो टूरिंग की तरफ भी जाते हैं कि गर्मियां हैं तो चले गए नारायण का गान, चले गए मरी की तरफ, चले गए और वहाँ पे जाके ड्रग्स में इंडल्ज हुए और ड्रग्स उनके साथ मिलकर किए। सो ये तमाम प्लान्स जो हैं वो प्रीवियस जब काफ़ी सारे सालों से रहते हैं, और इस दफ़ा ईद पे आपके हालात चूँकि मुख्तलिफ हैं, आपने नशा छोड़ा हुआ है, सो आपके लिए काफ़ी टेम्पटेशंस बढ़ जाती हैं कि आप ईद पे कैसे उन टेम्पटेशंस को मैनेज करेंगे। इसी तरीके से वो लोग जो कि अभी ताज़ा नशा छोड़ने की एफर्ट्स कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ईद के रोज़ टेम्पटेशन काफ़ी बढ़ जाती है। मुझे ये बताएं कि क्या जो नशे की बीमारी है या एडिक्शन डिजीज़ है उसमें इस का क्या ताल्लुक़ है, यानी हम कैसे रिलेट कर सकते हैं ईद को या त्योहारों को ख़ास तौर पे इस डिज़ीज़ के साथ? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो ईद का त्यौहार है वो मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है, और दुनिया भर के मुसलमान जो हैं वो रमज़ान की आमद के साथ ही ईद की तैयारियों में भी मशगूल हो जाते हैं। और जैसे जैसे रमज़ान के रोज़े आगे बढ़ते हैं और हम आखिरी अशरे तक पहुँचते हैं तो ईद की गहमा गहमी हर तरफ ना सिर्फ नज़र आती है, लोग ख़रीदारी कर रहे होते हैं, फेस्टिविटी होती है, गिफ्ट्स ख़रीदे जा रहे होते हैं, गिफ्ट्स दिए जा रहे होते हैं, लिए जा रहे होते हैं, और उसके साथ साथ लोगों को घर में डिनर्स पे या लंच पे इनवाइट किया जा रहा होता है। बहुत सारे लोग ये भी प्लान करते हैं कि वो अपने घर से किसी दूसरी जगह पर जाकर, आउट ऑफ टाउन जाकर तो ईद को सेलिब्रेट करेंगे, या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलेंगे, या ईद पे ऐसे लोगों से आपका बाज़-औक़ात मिलना मिलाना होता है जिनसे साल में आप एक दफ़ा ही मुलाकात करते हैं। सो ईद जो है वो ना सिर्फ खुशियाँ लेकर आती है बल्कि अपने अहल-खाना से मिलने का, मेल मुलाकात का एक ज़रिया भी बनती है। लेकिन इस फेस्टिविटी के साथ साथ जहाँ पे बहुत सारे माहिरीन जो हैं वो आपको ये बताते हैं कि आप खाने पीने में एहतियात बरतें, क्योंकि ईद के बहुत ख़ास पकवान हैं जो कि हर घर में ही पकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा खाने तैयार किए जाते हैं, मिठाइयाँ जो हैं वो बनाई जाती हैं, मंगवाई जाती हैं, केक्स तैयार होते हैं जो कि ईद की फेस्टिविटी को बढ़ाते हैं। हमारा इंडो पाक का कल्चर ऐसा है कि इसमें किसी भी त्यौहार का ताल्लुक़ जो है वो ख़ास खाने पीने से है, और हमारे यहाँ जो खाने हैं वो ज़्यादा ऐसे हैं जो कि वेट गेन की तरफ आपको लेकर जाते हैं। सो जितने भी माहिरीन हैं, जैसे जैसे ईद की सेलिब्रेशन करीब आ रही होती है तो माहिरीन ये बताना शुरू कर देते हैं कि आप खाने पीने में कैसे एहतियात बरतें, या डायबिटीज़ जिन लोगों को है ईद में उनकी शुगर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि मीठा काफ़ी खाने को मिलता है। इसी तरीके से लोगों को गैस्ट्रो के प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि लोग ज़्यादा जगहों पर जब एक दूसरे से मिलते मिलाते हैं तो हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप खाने की तरफ जाते हैं, ख़ास पकवान जो आप तैयार करवाते हैं वो आप खाने की तरफ जाते हैं। सो ऐसे में नशे की बीमारी में मुब्तला जो लोग हैं उनके लिए ईद एक सेलिब्रेशन का ज़रिया बनती है तमाम दूसरे लोगों की तरह। लेकिन ईद जो नशे के मरीज़ हैं वो दूसरे तमाम लोगों की तरह पकवानों के ऊपर इतना तवज्जो नहीं देते, अपने कपड़ों की ख़रीदारी पे वो इतनी तवज्जो नहीं देते जितनी कि वो स्टॉक इकट्ठा करने पे तवज्जो देते हैं ड्रग्स का या अल्कोहल का, ताकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर सकें और ईद की खुशियों को दोबाला कर सकें। आप सुन के बड़ी हैरान होंगे कि बहुत सारे हमारे जो पेशेंट्स हैं वो रमज़ान में रोज़े रखते हैं, कुछ नशे को कम करना शुरू कर देते हैं, ख़ास तौर पे ऐसे पेशेंट जो कि अल्कोहलिज़म या ड्रग एडिक्शन की फ़र्स्ट स्टेज पे या सेकंड स्टेज पे होते हैं, वो नशे का इस्तेमाल कम कर देते हैं या बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं। वो 30 रोज़े रखते हैं और इस ख्याल से वो रोज़े रखते हैं कि उनका बॉडी नीट और क्लीन हो जाएगा और ईद पे जब वो ड्रग्स करेंगे तो उससे ज़्यादा मज़ा वो कशीद कर सकते हैं। सो ईद उनके लिए एक ख़तरा बन जाता है। जहाँ पे ईद बहुत सारी फैमिलीज़ के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आती है, वहाँ पे ऐसे अहल-खाना और इन मरीज़ों के लिए जो कि नशे की बीमारी में मुब्तला होते हैं या घर में कोई ना कोई प्यारा नशे की बीमारी में मुब्तला है, वहाँ पे ऐसे अहल-खाना का ज़हनी तनाव ज़्यादा बढ़ जाता है, वो ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं और वो इस फिक्र में लाहक हो जाते हैं कि ईद का दिन उनके लिए कोई कड़ा वक्त साबित तो नहीं होगा इस साल के अंदर, या वो इस दिन को आराम से दूसरे लोगों की तरह
खुशी खुशी गुजार सकेंगे या उनके लिए कोई बड़ा डिज़ास्टर जो है वो इंतज़ार कर रहा है जो ईद के दिन पे उन्हें फेस करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं अगर देखा जाए इस हवाले से कि जिन फैक्टर्स की या जिन वजूहात की वजह से ये बहुत ख़तरनाक दिन बन सकता है? यानी ऐसा क्या है, क्या पेशेंट के लिए जो ईदी हम उसे देते हैं, उसके घर के बुज़ुर्ग, पैसों का एक्सेसिव इस्तेमाल, या ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम हाईलाइट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स जो देखें, जब भी कोई पेशेंट अर्ली रिकवरी में होता है, अर्ली रिकवरी से मेरी मुराद है कि उसको नशा छोड़े हुए अभी 1 साल से कम अरसा हुआ है और ईद जो है वो उसका पहला कोई ऐसा त्यौहार है जो कि नशा छोड़ने के बाद आ रहा है, तो हम इसे एक स्लिपरी इवेंट कंसीडर करेंगे जहाँ पे वो ऐसे दोस्तों से भी मिलता है जो कि प्रीवियसली नशे में उसके साथ थे, लेकिन अब चूंकि वो नशा छोड़ चुका है और काफ़ी दिनों से उसका राब्ता उन दोस्तों के साथ नहीं है। सो चांसेस हैं कि इस तरह के स्लिपरी इवेंट से, जो कि उसकी यादाश्त में प्रीवियस काफ़ी सालों से जब वो ईद सेलिब्रेट करता था तो वो कुछ ख़ास तरह के लोगों के साथ नशा करते हुए सेलिब्रेट करता था, ख़ास प्लान्स बनते थे जिसमें बहुत सारे जो यंगस्टर हमारे बच्चे हैं या नौजवान हैं वो टूरिंग की तरफ भी जाते हैं कि गर्मियां हैं तो चले गए नारायण का गान, चले गए मरी की तरफ चले गए और वहाँ पे जाके ड्रग्स में इंडल्ज हुए और ड्रग्स उनके साथ मिलकर किए। सो ये तमाम प्लान्स जो हैं वो प्रीवियस जब काफ़ी सारे सालों से रहते हैं और इस दफ़ा ईद पे आपके हालात चूँकि मुख्तलिफ हैं, आपने नशा छोड़ा हुआ है, सो आपके लिए काफ़ी टेम्पटेशंस बढ़ जाती हैं कि आप ईद पे कैसे उन टेम्पटेशंस को मैनेज करेंगे। इसी तरीके से वो लोग जो कि अभी ताज़ा नशा छोड़ने की एफर्ट्स कर रहे हैं, उन्होंने नशा छोड़ा नहीं लेकिन वो नशा छोड़ने की किसी न किसी कोशिश में मुब्तला हैं या कोई ना कोई कोशिश कर रहे हैं, सो उनके लिए भी ईद के रोज़ टेम्पटेशन काफ़ी बढ़ जाती हैं, क्योंकि इन तमाम लोगों की जो प्रीवियस लर्निंग है वो यही है कि जब भी कोई खुशी का मौका होता है तो हमने ज़्यादा नशा करना है ताकि खुशी दोबारा हो जाए, और अगर कोई सैड इवेंट है तो तब भी ज़्यादा नशा करना है ताकि हमारी गमी का लेवल जो है वो कम हो जाए। सो इसलिए ईद का सेलिब्रेशन जो ईद की जो हॉलीडेज़ हैं वो काफ़ी रिस्की इवेंट हैं उनके लिए जो कि नशा छोड़े हुए हैं या फिर अभी नशा छोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं। अच्छा मैडम, ये जो एक फैक्टर है कि एक दिन की सेलिब्रेशन के लिए हम 30 दिन तक मेंटली तौर पे कोई एफर्ट पुट इन कर रहे होते हैं कि ईद आ रही है, इसमें जो एक हाइप क्रिएट होती है, इससे क्या आम लोगों के भी मूड मिजाज पे कोई इफ़ेक्ट आ सकता है क्या? मतलब देखिए, आप देखते हैं कि जैसे जैसे ईद आने की तरफ जाती है तो हर बंदा खुश होता है, लोग डिफरेंट बाइंग्स की तरफ जा रहे हैं, जैसे कपड़ों की ख़रीदारी है, चूड़ियाँ हैं, शूज़ हैं, आप अपने लिए सूट्स ख़रीदते हैं, बास्केट्स ख़रीदते हैं, शूज़ लेने की तरफ जाते हैं, फिर लड़के जो हैं वो फ्रेंड्स के साथ मिलके जाती हैं, लड़कियां जो हैं वो अपनी कज़न्स के साथ मिलके जाती हैं। सो ईद की गहमा गहमी ईद आने से काफ़ी दिन पहले ही शुरू हो जाती है, और अगर हम एग्जैक्टली इस चीज़ को पिन पॉइंट कर सकें तो आम तौर पे 15वें रोज़े के बाद ही ये तमाम फेस्टिविटी का स्टार्ट हो जाता है, जो कि आखिरी अशरे में अपने पीक पे चला जाता है। सो हर बंदा एक एक्साइटमेंट के साथ है, खुशी के साथ है, थोड़ा हाइपर मूड के अंदर होता है, क्योंकि आगे आने वाला जो इवेंट है वो पूरे एक साल में सिर्फ एक दिन आता है और वो 2-3 दिन रहता है, लेकिन उसमें जो पहला दिन है वो ज़्यादा काबिल ज़िक्र होता है। सो तमाम ही लोग जो मुसलमान हैं वो हाइपर एक्टिव हुए होते हैं, मूड उनका एलिवेटेड होता है, क्योंकि आगे एक मेगा इवेंट है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे घर में हमारे किसी भाई बहन की शादी होती है या कज़न की वेडिंग है या फिर किसी हमारी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, सेलिब्रेशन को लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं और उसकी तैयारियां जो हैं वो ख़ास तौर पे चल रही होती हैं ताकि हम उस बिग इवेंट में बहुत ज़बरदस्त तरीके से पार्टिसिपेट कर सकें, हमारे जैसा कोई दूसरा दिखता ना हो, और हम लोगों को सरप्राइज़ देने के लिए बाज़-औक़ात लड़कियां जो है अपने कपड़े भी दूसरों अपनी कज़न्स के साथ शेयर नहीं करती ताकि एक सरप्राइज़ मिले कि अच्छा उसने कौन सा कलर पहना, किस तरह का आउटफिट पहना। सो जहां ईद का जो मौका है वो तमाम लोगों के मूड को एलिवेट करता है। सो ऐसे में हमारे जो पेशेंट्स हैं जो नशे की बीमारी में मुब्तला हैं या ताज़ा नशा भी छोड़ने की जिद्दोजहद करना शुरू हुए हैं, उनके लिए भी ये त्यौहार बाकी तमाम त्यौहार लोगों की तरह उन्हें भी एक्साइट करता है, उन्हें भी प्लेयर की तरफ लेकर जाता है, लेकिन उनका रुझान जो है वो बाकी तैयारियों की बजाय सिर्फ नशे पे अटका रहता है कि कैसे वो नशे की
को ज़्यादा दोबाला मज़े को कर सकें, कैसे वो फ्रेंड्स को यूनाइट करें, क्या वो टूरिंग का कोई प्रोग्राम बनाएंगे कि वो आउट ऑफ स्टेशन जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करें, या रात को कोई पार्टी अपनी अरेंज करें जो कि फ्रेंड्स की हो, जहाँ पे ड्रग्स भी इन्वॉल्व हो, जहाँ पे खाने पीने का सामान भी हो। सो ये तमाम जो पॉइंट्स हैं ये हमारे मरीज़ों के लिए ख़ास तौर पे रिस्क फैक्टर को ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि नशा करने से वो रीलैप्स की तरफ जा सकते हैं, या अगर कोई नशा छोड़ने की एफर्ट कर रहा है तो उनका नशा छोड़ने की इस एफर्ट में मुश्किल डाल सकते हैं, या फिर ऐसे बच्चे और बच्चियां जो कि ड्रग्स रूटीन में नहीं करते, कभी कभार करते हैं, और वो भी ऐसी अगर पार्टीज़ का हिस्सा बनते हैं, सो उसमें भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं कि किसी ना किसी तरीके से उन्हें मैनिपुलेट किया जा सकता है, उनके ड्रिंक में कोई टैबलेट्स ऐसी डाली जा सकती हैं जो कि एक्सटेसी हो, या कोई मैजिक पिल्स डाली जा सकती हैं जो कि उनको ज़्यादा स्टिमुलेट करें और वो सारी रात जागने की तरफ जाएं। सो इस तरह के हादसे जो हैं वो अमूमन ईद के ऊपर नज़र आते हैं। ईद का त्यौहार जब गुजरता है तो जैसे पूरा दिन फेस्टिविटी रहती है, शाम को आप ख़बरों में जब सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि बहुत सारे जगहों पे ऐसे हादसा हुए ट्रैफिक के जिसके अंदर लोगों की जानें गई, और अगर आप इमरजेंसी रूम में चले जाएं किसी भी हॉस्पिटल के तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ईद की रात को आते हैं जो कि ओवरडोज होते हैं, या उनके स्टमक वॉश करने पड़ते हैं, या बहुत सारे बच्चों की डेथ्स भी होती हैं, जिनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो टीनेजर बच्चे और बच्चियाँ दोनों। और अनफॉर्चुनेटली इस किस्म की मौतों को मंजर आम पे नहीं लाया जाता और उसका कोई ना कोई और रीज़न जो है बता दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये बहुत अफसोसनाक सूरत है। अच्छा मैडम, इतने मसाइल आपने बता दिए हैं कि एडिक्शन में रहते हुए ईद के ऊपर काफ़ी विजिलेंसी होती है, बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन होती है। तो अब मैं आपसे कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ पूछना चाहती हूँ, कुछ ऐसे प्लान्स पूछना चाहती हूँ जो कि मेरा ये सवाल 2 पार्ट्स में आपसे होगा। नंबर 1 ये कि ऐसे ख़ानदानों के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि वो फिर अगर उनका कोई प्यारा नशे की बीमारी का शिकार है, यानी उनके घर का ये मसला है, तो फिर उस फैमिली को क्या करना चाहिए। और फिर एक पार्ट मेरे क्वेश्चन का ये कि अगर कोई पेशेंट है जो ख़ुद नशे की बीमारी का शिकार है, फिर उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं फैमिलीज़ के हवाले से बताना चाहूँगी कि फैमिलीज़ आमतौर पर बड़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अपने पेशेंट से वाबस्ता कर लेती हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि रमज़ान में पेशेंट्स जब रोज़े रखते नज़र आते हैं, या कम नशा करते नज़र आते हैं, या नशा बिल्कुल करना छोड़ देते हैं, तो फैमिलीज़ अमूमी तौर पर ऐसे ख्वाब बुनना शुरू कर देती हैं एज़ इफ़ उनके मरीज़ ने हमेशा के लिए नशा छोड़ दिया। अब अगर वो ठीक हो गया, अब ये ठीक हो गया, और अगर वो कम नशा करता है तो वो ये ख्याल करना शुरू कर देते हैं कि हम ईद के मौके पे उससे कोई वादा लेंगे कि वो इस ईद को ऐसा इवेंट बनाए कि इसके बाद नशे जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म कर दें, जबकि ऐसा होता नहीं है। जितने भी नशे के मरीज़ हैं वो ये तो कंट्रोल कर सकते हैं कि वो आज नशा करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन वो ये कंट्रोल नहीं कर सकते वंस दे स्टार्ट डूइंग ड्रग्स कि वो कितना नशा करेंगे। सो अगर कोई पेशेंट आपको 30 डेज़ का गैप देता हुआ नज़र आता है तो ये बड़ी अंडरस्टैंडेबल चीज़ है कि वो अपनी बीमारी में इस स्टेज पे है जहाँ पे वो ये कंट्रोल ज़रूर कर सकता है कि वो ड्रग्स 30 दिन नहीं करेगा, लेकिन उसके साथ साथ एक कंडीशन होती है कि 31वें दिन जब ईद होगी तो फिर वो भरपूर नशा करेगा और पिछले 30 डेज़ का कोटा भी पूरा करने की तरफ जाएगा, जिसमें ज़्यादा ओवरडोज के चांसेस जो हैं वो होते हैं। ऐसे किसी मैथ से गो थ्रू ना हो, यानी ऐसी कोई मेंटल स्टेट ना बनाए अपनी कि अगर ये कोई सिचुएशन आर्जी तौर पे नज़र आ रही है तो उसको फिर कोई सेलिब्रेट करने की ज़रूरत आई वुड से कि वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को, अपनी तवक्कुआत को रियलिस्टिक बना ले। और अगर उनके मरीज़ ने जो कि पहले पिछले काफ़ी सालों से नशा कर रहा है और ईद पे उसने नशा नहीं किया, तो उनके जहन में ये वाज़िया होना चाहिए कि ईद के मौके पे वो ज़रूर सेलिब्रेट करने के लिए ड्रग्स करने की तरफ जाएगा। और अगर वो नशा छोड़े हुए है काफ़ी अरसे से तो उन्हें ये ज़रूर अपने जहन में रखना चाहिए कि ईद के मौके पे वो दोबारा नशा करने की तरफ जा सकता है। सो एक प्रोएक्टिव अप्रोच उसमें फैमिली मेम्बर्स ये अपना सकते हैं कि अपने पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन को बहुत ओपन कर लें, रिस्पेक्टफुल बना लें, और अपने पेशेंट से पूछ सकते हैं कि ख़ास तौर पे उन मरीज़ों से जो कि नशा छोड़ने की स्ट्रगल कर रहे हैं या छोड़े हुए हैं, कि उनके जहन में क्या फियर्स हैं। ईद जैसे जैसे करीब आ रही है तो क्या उन्हें लगता है कि ईद कोई उनके लिए डिफ़िकल्ट मौका हो सकता है, या फिर उन्हें कोई एंग्जाइटी तो महसूस नहीं हो रही, या उन्हें कोई मनफी ख्यालात तो नहीं आ रहे जो कि ड्रग्स से वाबस्ता हैं। सो अगर वो अपनी कम्युनिकेशन को उनके साथ ओपन करेंगे और इन एडवांस इस तमाम चीज़ पे बातचीत करेंगे, बजाय कि ईद का इंतज़ार करें और ईद वाले दिन बात करें या उसके बाद बात करें,
इन एडवांस उसके ऊपर बातचीत करेंगे और अपने मरीज़ को ये रीअश्योरेंस देंगे कि वो इन तमाम चीज़ों पे बात करने को बुरा कंसिडर नहीं करते। अगर उसके जहन में कोई मनफी ख्यालात हैं जो कि नशे से वाबस्ता हैं, अगर उसे टेम्पटेशंस हो रही हैं, अगर वो एंजाइटी में है, अगर वो स्ट्रेस में है, जो कि यकीनी तौर पे पेशेंट्स होते हैं, तो वो ओपनली उनसे बातचीत कर सकता है। जब कम्युनिकेशन का चैनल आप ओपन करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पेशेंट के पास कोई एक ऐसा बंदा मौजूद है जो कि लिसनिंग एंड पे है और वो जो भी बात करेगा वो उसको गलत रंग दिए बगैर उस बात को ना सिर्फ सुनेंगे, एम्पैथेटिक ज़्यादा होंगे और उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड भी करेंगे। सो ये एक तो चीज़ फैमिली को अपनी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक बनानी चाहिए। नंबर 2, कम्युनिकेशन का चैनल ओपन कर देना चाहिए ताकि वो हर बात जो भी उसके दिलो दिमाग के अंदर है वो सेफली अपने फैमिली मेम्बर से कर सके और उसको ये भी नॉलेज हो कि आगे से कोई थ्रेट नहीं मिलेगा, आगे से कोई नेगेटिव बात सुनने को नहीं मिलेगी, बल्कि उसकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज किया जाएगा और उसको सुना जाएगा। सो ये फैमिली को करने की ज़रूरत है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ आपने नहीं बताई कि फिर ईदी दें या ना दें, ये क्या करें? ये तो डिपेंड करता है कि अगर आपके पेशेंट्स को पैसे मिलना शुरू हो चुके हैं तो आप उन्हें दूसरे लोगों की तरह ईदी देने की तरफ जाएं। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि ये ईदी मैंने आपके लिए रखी है लेकिन ये मेरे पास महफूज है और ईद के बाद आप कोई भी चीज़ जो ख़रीदना चाहें आप मेरे साथ मार्केट में चल के वो ख़रीद सकते हैं, जो भी आपने अपने लिए कोई फ्यूचर में लेने का सोचा है, ताकि ईदी महफूज हो जाए और वो ईदी ड्रग्स पे सर्व होने की बजाय किसी ना किसी एक कंस्ट्रक्टिव चीज़ पे सर्व हो। क्योंकि पैसे तो मिलने शुरू कुछ लोगों को हो भी जाते हैं, लेकिन जब ईद पे एक्सेसिव पैसे देखता है मरीज़ तो कहीं ना कहीं उसका ब्रेन उसी बस को मिस करता है कि अब पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं तो फिर अब। हाँ जी, लेकिन वो तमाम की तमाम ईदी जो है वो आप उसकी जमा करते जाएं, लेकिन वो होनी किसी ऐसे बंदे के पास चाहिए जो कि जिसका मसला ड्रग्स का नहीं है और उसको बता दिया जाए कि बाद में किसी टाइम पे आप इसको खर्च कर सकते हैं। एक और चीज़ हमें यहाँ पे देखने की ज़रूरत है, जितने भी बड़े शहर हैं जैसे इस्लामाबाद है, लाहौर है या कराची है, आम तौर पर बहुत सारी फैमिलीज़ के घरों में जो ड्रिंक है वो एज ए बेवरेज इस्तेमाल की जाती है और ईद के त्यौहार में ख़ास तौर पे उन बेवरेजेस का इस्तेमाल भी किया जाता है जो कि यूजुअली डिनर टाइम में होता है। सो फैमिली मेम्बर्स ये भी कर सकते हैं कि अगर उनका बच्चा रिकवरी में है और वो किसी ऐसे अपने फैमिली मेम्बर के यहाँ कोई इनविटेशन है उन्हें कि आप भी ईद के रोज़ हमारे घर पे आइएगा, हम खूब फन करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, जिसका मतलब है कि हम ड्रिंक्स वगैरह भी पियेंगे। सो आपको पता है आपका बच्चा रिकवरी में है तो आप ऐसे इन्विटेशंस को डिक्लाइन कर दें और अगर किसी जगह जाना ज़रूरी है तो वहाँ पे आप मॉर्निंग में चले जाएं या लंच टाइम पे चले जाएं, बजाय कि आप अपने बच्चे को लेकर किसी ऐसे रिस्की टाइम पे जाएं जहाँ पर उसके लिए उन तमाम चीज़ों को अवॉइड करना मुश्किल हो। फ़र्ज़ करें अगर किसी ना किसी तरह ऐसी पार्टीज़ में जाना ज़रूरी है तो आप जल्दी पहुँचें वहाँ पे और जल्दी वहाँ से उठकर वापस आ जाएं ताकि ड्रिंक सर्व होने से पहले पहले आप अपने घर में आप सोशलाइजिंग पूरी करें, ताल्लुकात पूरी तरह निभाएं, लेकिन उस काम अपने लिए रिस्की जो वाटर्स हैं उसमें जाने से गुरेज ही करें। सो ये ऐसी चीज़ें हैं सपोर्टिव एंड पे जो कि फैमिली मेम्बर्स कर सकते हैं अपने किसी ऐसे प्यारे के लिए जो कि रिकवरी में है या नशा छोड़ने की एफर्ट्स जो है वो कर रहा है। और इसमें मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ये भी ऐड कर दें कि फिर पेशेंट सेंटर्ड होके फिर क्या किया जाए, यानी पेशेंट अगर खुद अपने लिए कोई स्ट्रेटजी चाहता है, कोई प्लानिंग चाहता है। अच्छा, तो इसमें भी पहली चीज़ यही है कि पेशेंट इन एडवांस प्रिपेयर करें अपने आप को कि अगर उन्हें कोई टेम्पटेशन होती है तो क्या उनके पास अपने काउंसलर का फ़ोन नंबर मौजूद है, क्या उनके पास किसी ऐसे फैमिली मेम्बर का फ़ोन नंबर मौजूद है जिसके साथ वो अपने दिल की बात को ओपनली कर सकते हैं, बगैर किसी खौफ व ख़तरे के ओपनली कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या घर में कोई ऐसा बंदा मौजूद है जिससे वो बातचीत को शेयर कर सकते हैं। सो ऐसे फ़ोन नंबर्स को वो हैंडी रखें। ऐसे पेशेंट्स जो कि आउट ऑफ टाउन जाकर ईद सेलिब्रेट करने की तरफ जाते हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने साथ ना सिर्फ इन कॉन्टैक्ट नंबर्स को लेकर जाएं बल्कि अपने नोट्स, जर्नल जो उन्होंने बनाए हैं, जो उन्होंने एजुकेशन हासिल की नशे की बीमारी के बारे में, उसके नोट्स या कुछ ऐसी बुक्स जो कि स्ट्रेस रिलीवर उनके लिए साबित होती हैं, वो उन तमाम बुक्स को भी अपने साथ कैरी करें कपड़ों जूतों के साथ जो कि वो ईद पे पहनना चाहते हैं। क्रेविंग मैनेजमेंट पे अगर कोई सीखा है कुछ मटेरियल, तमाम नोट्स जो भी उन्होंने नोट्स अपने कुछ प्रिपेयर किए हैं इलाज के दौरान या इलाज के बाद भी
تو وہ ان تمام چیزوں کو لے کر جائیں. وہ یہ نہ سوچیں کہ میں گوگل پہ دیکھ لوں گا, بلکہ ہینڈی ہر چیز ان کے پاس ہونی چاہیے, یا کوئی نہ کوئی بکس جو کہ پرسنل ڈیولپمنٹ کی ہو سکتی ہے, جو ان ٹائمز میں انہیں سوٹ کرتی ہے یا وہ اچھا سمجھتے ہیں جب خاص طور پہ اسٹریس ان کو ہو. سو ایسی تمام چیزیں وہ اپنے ساتھ اپنے بیگ میں کیری کر کے لے کے جا سکتے ہیں. دوسری ایک اہم چیز ہے کہ وہ ایسی گیدرنگز میں جانے کو اوائڈ کریں جہاں پر ان کا نالج ہے کہ وہاں پہ ڈرنکس سرو ہوں گی یا وہاں پہ کوئی ڈرگس کا پروگرام جو ہے وہ ضرور موجود ہوگا. عام طور پہ جو ٹین ایجرز ہیں وہ اپنے کزنس کے ساتھ یا فرینڈس کے ساتھ بیٹھ کے نشہ کرتے ہیں یا کسی ایک خاص گھر میں بیٹھ کے نشہ کرتے ہیں. سو اگر وہ کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ان کی کریونگ بڑھ سکتی ہے. سو کوشش کریں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جس جگہ آپ جا کر عید سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا اپنا گھر ہے وہ, اور وہاں پہ ان کزنس کو انوائٹ کیا گیا ہے جو کہ ڈرگس کریں گے, تو کوشش کریں کہ آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ موجود رہیں جو آپ کے لیے سیفٹی کریٹ کرے, کیونکہ ان لوگوں کو بھی دیکھ کے آپ کو ٹیمپٹیشنز ہوں گی. سو یا تو آپ انہیں انوائٹ نہ کریں, اگر انوائٹ کرنا مقصود ہے تو پھر آپ کسی نہ کسی ایسے بندے کے ساتھ ضرور موجود رہیں جو کہ سوبر ہو اور آپ کو ہیلپ کر سکتا ہو, اور اس کو ان تمام سینیریوز کا پتہ ہو کہ یہ لوگ آپ کے لیے سلیپری پیپل ہیں, اور اگر وہ آئیں گے تو آپ کو بھی انگزائٹی ہوگی, ٹیمپٹیشن ہوگی, کریونگ ہوگی. سو آپ اپنی ان فیلنگز کو اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں جس کو آپ اپنے زیادہ قریب کنسیڈر کرتے ہیں. بالکل. اور وہ جو ایسے سلپری دوست ہیں جو ان کو انڈلج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے ساتھ assertive نو کا جو ایک ہمارا میتھڈ ہے اس کو بھی وہ استعمال یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پیشنٹس کو خاص طور پہ یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ عید کو کوئی نیوٹرل ایونٹ کنسیڈر نہ کریں. یعنی بہت سارے پیشنٹس کو جب ہم یہ ایجوکیٹ کرنا شروع کرتے ہیں, جب بھی کوئی تہوار آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ فکر نہ کریں, مجھے پرابلم نہیں ہوتی, مجھے اب کریونگ نہیں ہوتی, مجھے اب ٹیمپٹیشن نہیں ہوتی, میں بڑا اچھا مینیج کر رہا ہوں. سو عید از ناٹ اے بگ ڈیل فار می. ایکچولی عید از اے بگ ڈیل فار دوز پیشنٹس جو کہ تازہ ریکوری میں ہیں یا نشہ چھوڑنے کی ایفرٹ کر رہے ہیں. سو ضرور اس چیز کو ایڈمٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی ایک ایسا ایونٹ ہے جو آپ کو اینکشیس کر سکتا ہے اور کرے گا, کریونگز آپ کے اندر ابھار سکتا ہے اور ابھارے گا, ٹیمپٹیشنز آپ کے اندر لا سکتا ہے اور یہ لائے گا. سو ان چیزوں کو آپ پہلے سے ایکسیپٹ کر لیں, اور اس کے لیے کوئی پلان ہونا چاہیے کہ جب بھی ایسا ہوگا تو کون سا خاص بندہ ہے جو اس وقت آپ کے ساتھ موجود ہوگا اور آپ اس سے یہ ساری باتیں شیئر کرنے کی طرف جائیں گے. نمبر 4 پہ آپ عید کے لیبل کو ہٹا دیں. یعنی عید کا ایک ایونٹ تو یہ ہے کہ آج عید کا دن ہے, دوسرا اس کا مطلب ہے کہ آج فرائیڈے ہے یا سیٹرڈے ہے. اور اگر آپ نے پچھلے مہینوں سے فرائیڈیز اور سیٹرڈے کو ڈرگز نہیں کیے تو اس کا مطلب ہے یہ بھی ایک ایسا فرائیڈے یا سیٹرڈے ہے جس پہ آپ ڈرگز نہیں کریں گے. اور یہ چیز آپ پہلے سے طے کر لیں کہ عید کو عید کی بجائے آپ ایک ایسا دن کنسیڈر کریں جو کہ پچھلے ہفتے بھی آیا تھا, اس سے پچھلے ہفتے بھی آئے گا اور آگے بھی آئے گا. تو آپ نہ تو آگے توقع کرتے ہیں اپنے آپ سے, یا آپ پلان کرتے ہیں کہ آپ اگلے فرائیڈے سیٹرڈے کو ڈرگز کریں گے, سو اس فرائیڈے سیٹرڈے کو بھی پھر آپ ڈرگز نہیں کریں گے. سو عید کے لیبل کو اس دن سے ہٹا دیں اپنے آپ کو سیو رکھنے کے لیے. اس کے علاوہ یہ بھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ جس بھی جگہ پہ ہماری گیدرنگ ہے, جہاں پہ ہم موجود ہیں, ہم اس کی فیسٹیوٹی کو انجوائے کریں. بہت ساری فیملی ممبرس کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ ان کے بچہ اگر ریکوری کے اندر ہے پچھلے کچھ ماہ سے, تو عید کا دن ہے وہ اس پہ ہنستا کھیلتا نظر آئے گا, کہہ کے لگاتا نظر آئے گا, عید کی نماز سب کے ساتھ جا کے پڑھے گا, اسی طریقے سے پکوان کھائے گا. ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو. سو فیملی ممبرس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ عید کا دن دوسرے لوگوں کی طرح کوئی خوشی کا تہوار ہو سکتا ہے, آپ کے مریض کے لیے نہ ہو. وہ زیادہ چپ نظر آئے, وہ زیادہ غم گزیدہ سا نظر آئے, زیادہ اداس نظر آئے, ہو سکتا ہے وہ زیادہ بات چیت نہ کرنے کی طرف جائے. سو اس کی فیلنگز کو ایکسیپٹ کریں, سپورٹ ضرور پرووائڈ کریں, لیکن بار بار پروب نہیں کریں کہ تمہیں پھر کریونگز تو نہیں ہو رہی ہیں, اچھا تمہارا پھر دل تو نہیں چاہ رہا کہ تم ڈرگز کرو. سو ایسی باتیں جو ہیں وہ پیشنٹ کو پرووک کر سکتے ہیں, اور ہو سکتا ہے وہ غصے میں آ کر جا کر ایسی کوئی چیزیں کر لے. سو ایسے میں آپ صرف یہ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کافی اسٹرگل کر رہے ہیں, میں جانتا ہوں, میں دیکھ سکتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ دن جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہے, بٹ کوئی بات نہیں, نیکسٹ دن بھی جلدی آ جائے گا. سو آپ اس کو 1 ڈے ایٹ اے ٹائم کے مطابق گزاریں کہ آج کے دن اپنے اوپر یہ کمٹمنٹ کر لیں کہ آج کے دن آپ نے ڈرگز نہیں کرنے, زیادہ پریشر نہ لیں.
اور آپ ان کی فیلنگس کو جب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس اسٹرگل میں وہ اکیلے نہیں ہیں بلکہ ان کے اہل خانہ بھی ان کے ساتھ ہیں. سو یہ چند اسٹریٹجیز ہیں جو کہ پیشنٹ اور فیملی ممبر استعمال کر کے اپنے آپ کو اس رسکی ایونٹ سے سیف رکھ سکتے ہیں, محفوظ رکھ سکتے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب ہم عید کا لفظ اپنے ذہن میں سوار کر لیتے ہیں تو ہم اس کو عام دنوں کی طرح سیلیبریٹ کرنے کے, یعنی عام دنوں کی جو ریچولز ہیں ہم ان سب کو نہیں کر رہے ہوتے. جیسے ہم عید کے دن کی اگر بات کریں تو نہ واک کر رہے ہوتے ہیں, نہ ہم 8 گھنٹے کی نیند پوری کر رہے ہوتے ہیں, ہم چاند رات منا رہے ہوتے ہیں اور ساری رات جاگنے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, ڈے کو روٹین کے مطابق نہیں گزار رہے ہوتے. تو یہ چیزیں تو ویسے بھی بڑی خطرناک ہوتی ہیں کسی بالکل فیملی کے لیے بھی. ایون کہ فیملی کو ان دنوں میں خاص طور پہ اپنی نیند پوری کرنے کا خیال رکھنا چاہیے, اپنی واک کے اوپر توجہ دینی چاہیے, اپنا کھانا پینا اچھے انداز میں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایونٹ ان کے لیے بھی سٹریسفل ہے اور ان کے لوڈ ون کے لیے بھی سٹریسفل ہے. سو اگر وہ اپنے آپ کو پہلے سے پریپیئر رکھیں گے, نیند پوری کر کے رکھیں گے تو ذہنی تناؤ کا وہ کم شکار ہوں گے اور اسی طرح اپنے پیشنٹ کے لیے وہ زیادہ سپورٹیو رول بھی پلے کر سکتے ہیں. I'm just trying to recap, those good points that you have mentioned so comprehensively. ایک یہ جو ہم نیند کی کمی کے شکار کچھ ہوتے ہیں رمضان میں بھی, اور پھر اس کے بعد رمضان کے جو آخری ایام ہے اس میں چاند رات, خاص طور پہ چاند رات پہ میکسیمم لوگ جو ہیں وہ رات کو گھر سے باہر رہتے ہیں اور سوتے نہیں, سڑکوں پہ. اس سے بھی میڈم مجھے لگتا ہے کہ زیادہ بڑھ جاتا ہے, ولنریبلٹی بڑھ جاتی ہے اور آپ وقت سے پہلے ہی تھکاوٹ کا شکار ہیں تو پھر آپ کے لیے چیزوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. اب میڈم 2 سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ واقعی میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایڈکٹس ہیں, ریکورنگ ایڈکٹس ہیں, انہوں نے اگر 30 دن کسی طرح سے بھی ڈرگز یوز نہیں کی تو اب وہ جب ڈرگز یوز کریں گے تو ان کی باڈی رسپونڈ کس طرح کرے گی, ان کو کم ڈرگ زیادہ اثر ہوگی, ان کے اوور ڈوز ہونے کے چانسز کیا بڑھ جائیں گے؟ ایک سوال یہ. دوسرا میڈم یہ ہے کہ اگر اب ڈرگز کا اتنی ہم نے بات کی ہے تو عید کا موقع بھی ہے تو تھوڑی سی کوئی گنجائش پیدا کر دیں اور کچھ وہ ڈرگز بتا دیں, وہ الکوہول کی ٹائپ بتا دیں جو یوز کی جا سکتی ہے, کوئی بتا دیں کہ کوئی ٹائپس کو کوئی مکس کر لیا جائے, خوشی اوپر بھی جائے, خوشی نیچے بھی جائے, خوشی سسٹین بھی کرے, کچھ بینڈ بھی کرے, کوئی اس طرح کی بھی چیز پلیز بتا دیں. آپ خود بتا دیں گی تو بہت سے جو ہے ہمارے ان کو بہت خوشی ہوگی. اچھا, یہ جو آپ نے دوسرا سوال کیا ہے اس کا جواب میں پہلے دینا چاہوں گی. یہ آپ نے ہمارے مریضوں کی دلی تمنا کا اظہار کیا ہے. وہ ایسے ڈرگز چاہتے ہیں جو کہ زندگی میں انہیں مزہ بھی دیں, ان کے مزے کو دوبالا بھی کریں, لیکن کوئی بدمزگی پیدا نہ کریں. بٹ انفارچونیٹلی یہ جو نشے کی بیماری ہے یہ اسی بدمزگی کا نام ہے جو کہ نشہ کرنے سے جب شروع ہوتی ہے تو پھر اس کا اینڈ کہیں پہ نہیں ہے. اب خوشی کم ہوتی ہے, ٹیمپریری ہوتی ہے, اور خوشی صرف اتنی ہی مریضوں کو ملتی ہے جب تک ڈرگ ان کے منہ سے حلق سے نیچے نہیں اترتا. جیسے ہی وہ حلق سے نیچے اترتا ہے تو بدمزگی کا سفر جو ہے یا سائیکل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے, اور وہ پھر جب تک ڈرگ کی ہاف لائف رہتی ہے, یعنی جب تک نشے کا اثر رہتا ہے, وہ بدمزگی میں اضافہ ہر لمحے زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے. جی, میں جو ہمارے ڈرگ ایڈکٹس ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا چولی دامن کا ساتھ ہے, we try to give them the best treatment, we try to tell them the preventions, we try to tell them about the bad points of the whole thing, how it can upset their lives and their loved ones' lives and their family life. تو یہ نہیں کریں گے, میں امید رکھتا ہوں کہ آپ نے کہہ دیا کہ یہ اب حلق سے کچھ نہیں اتاریں گے. How about injecting something? How about sniffing something? everything. یہ نشے کی بیماری کا خاصہ یہ ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کون سا ڈرگ کرتا ہے اور کتنا کرتا ہے. فرق اس سے پڑتا ہے کہ جب بھی کوئی ڈرگ کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ باڈی میں ری ایکشن کیا ڈیولپ ہوتا ہے, اس کو ہم نشے کی بیماری کہتے ہیں. بہت سارے لوگ ہماری سوسائٹی میں ایسے بھی ہیں جو کہ نشہ کرتے ہیں اور کوئی بدمزگی زندگی میں پیدا نہیں ہوتی اور نشے کی مقدار بھی بہت کم ہوتی ہے. لیکن نشے کی بیماری جن لوگوں کو ہوتی ہے جو کہ عام طور پہ 10% سے لے کر 15% تک حصہ ہیں, انہیں یوزرز میں سے اب وہ نشہ سیفلی ہینڈل نہیں کر سکتے. وہ کر تو سکتے ہیں
لیکن بدمزگی کے بغیر وہ نہیں کر سکتے. زندگی میں ڈسٹریکشن جو ہے وہ زیادہ آتی چلی جاتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ڈیٹیریوریٹ ہر چیز ہوتی چلی جاتی ہے. ان کی فزیکل ہیلتھ, ان کی مینٹل ہیلتھ, ان کی سوشل ہیلتھ, اسپریچول اسپیکٹ, اینڈ ایون اگر وہ اسٹوڈنٹ ہیں تو ایجوکیشن کے گریڈز گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر وہ کوئی آفس سنبھالتے ہیں یا سی ای او ہیں تو ان کے بزنس میں ڈکلائن جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. سو سیفلی وہ نشہ نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے 50 سال بعد, 100 سال بعد کوئی ایسا علاج بھی آ جائے جس میں لوگ نشہ بھی کریں اور وہ اس کو سیفلی بھی ہینڈل کریں اور کوئی ایک دوائی استعمال کریں. جیسے ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں کہ وہ اپنی انسولین لگاتے ہیں یا ٹیبلٹس کھاتے ہیں لیکن ان کا میٹھا کھانا بالکل بند نہیں کیا جاتا. وہ تھوڑا بہت میٹھا کبھی کبھار کھا کر اپنی واک کو زیادہ مینیج کر کے, اپنی ڈائٹ کو مینیج کر کے تو زندگی کو گزار سکتے ہیں, جو کہ اچھی ہے. بٹ ایڈکشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سو فار اس میں یہی علاج دستیاب ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی بہتر بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو نشے چھوڑنے کا فیصلہ سونر اور لیٹر کرنا ہی پڑے گا. زندگی میں بہتری اور نشوں کا بے دریغ استعمال یہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز آپ کو پیچھے چھوڑنا پڑے گی تاکہ دوسری کو آگے بڑھایا جا سکے. اگر آپ نشوں کا بے دریغ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بہتر زندگی کا خواب پیچھے چھوڑنا پڑے گا اور اپنی زندگی کے اندر الجھنوں, پریشانیوں اور پرابلمز کو فیس کرنا پڑے گا. اگر آپ بہتر زندگی چاہتے ہیں تو نشوں کو کہیں پیچھے چھوڑنا. ایک جزوی سوال تھا اسی کا, ضمنی سوال تھا, اور وہ یہ تھا کہ جیسے آپ نے ذکر بھی کیا بھائی 29 دن 30 دن بالکل نو ڈرگس, ایسے کمپلیٹ صاف ستھری زندگی. اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا ڈی ٹاکس ہو گیا, تو اب جب وہ نشہ کریں گے تھوڑی مقدار میں یا زیادہ مقدار میں تو ان کی باڈی کو وہ کیسے اگر کریں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. عام طور پہ جب بھی لوگ نشہ چھوڑتے ہیں ڈیورنگ رمضان تو ان کا ذہن یہ کہتا ہے کہ عید پہ جا کے زیادہ سیلیبریٹ کریں گے, کیونکہ خاص طور پہ جو نشے کے مریض ہیں انہیں نشہ کرنے میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا, تکلیفیں زیادہ مل رہی ہوتی ہیں. سو وہ بعض اوقات اپنے باڈی کو کلین بھی کرتے ہیں. اور رمضان سے بہتر کیا آپشن ہوگا کہ جس میں آپ گھر والوں کو بھی خوش کریں, ان کا اعتماد بھی جیتیں, ٹرسٹ بھی ان کا جیتیں اور نشہ بھی آگے چل کے کر لیں اور پیسے بھی اس دوران ان سے کافی حاصل کر لیں جو کہ فیسیلیٹیٹ کریں آپ کو نشہ آگے کرنے میں. سو رمضان کے اندر جب لوگ بالکل نشہ چھوڑ دیتے ہیں تو ان کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے, یہ خواہش ہوتی ہے کہ عید پہ زیادہ کریں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ عید پہ نشہ کافی دنوں کے کلین رہنے کے بعد کرنا ان کے لیے زیادہ ولنریبل, نہ صرف ولنریبل ہے بلکہ ڈینجرس ہے, کیونکہ جب وہ نشہ کرتے ہیں تو ان کا باڈی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ پچھلے 30 دنوں کا کوٹا پورا کریں. اب وہ کوٹا پورا کرنے کے چکر میں جب ایک دفعہ نشہ شروع کر لیا تو اب وہ اس پہ فل سٹاپ نہیں لگا سکتے. وہ جتنا زیادہ کریں گے کم بھی نشہ زیادہ ریئیکٹ کرے گا اور بہت سارے لوگوں کی ڈیتھس بھی اسی وجہ سے ہو جاتی ہیں, کیونکہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ تھوڑا سا نشہ کیا ہے یا کوئی ایک نشہ کیا ہے سو کوئی دوسرا بھی ساتھ, تھوڑی سی جو پی لی ہے چوری تو نہیں کی ہے, ڈاکہ, لیکن یہ ان کے لیے بہت ڈینجرس ہے کیونکہ ان کا باڈی بالکل کلین ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ فرض کریں اگر کوئی 30 دن نشہ نہیں کرتا اور عید کے اوپر وہ ہیروئن کو سنورٹ کرتا ہے سو اس سے اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. سو یہ بڑا دیکھ بھال کے ضرورت ہے کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ ایسی چیزیں کرنی پڑیں گی جو کہ سافٹر سے ہارڈر کی طرف جائیں. لیکن اگر آپ فوری طور پہ بڑے نشوں کا استعمال کریں گے, ڈینجرس نشوں کا استعمال کریں گے تو آپ کی جان بھی جا سکتی ہے. سو مس تحسین آپ کوئی کوشچن کرنا چاہیں؟ جی بس 2 چیزیں میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. ایک تو سر کی بات سے میرے مائنڈ میں ایک سوال آیا کہ کیا کوئی ایسی سیف چیزیں ہوتی ہیں جو سیم ریئیکشن ہماری باڈی میں یا ہمارے مائنڈ میں ڈیولپ کریں اور وہی سیٹسفیکشن ہمیں ملے جو ڈرگ سے ملتی ہے, تاکہ ریکوری میں اور عید پہ تھوڑی سی وہ ایک آسانی والی بات. دوسرا یہ ہے کہ ایک رمضان کا جو مہینہ ہے کیا وہ ایک پیراڈائم شفٹ کا کام کر سکتا ہے ایڈکٹ کے لیے, کیونکہ پورا مہینہ اس نے ڈرگز نہیں کی, چاہے اس نے یہ سوچا کہ میں بھرپور طریقے سے عید پہ کروں گا, تو کیا اس کو عید کو ایز این اپرچونٹی نہیں لینا چاہیے کہ اگر میں پورا ایک سیلف کنٹرول اور اتنا ریسٹرینٹ میرے اندر ہے کہ میں ایک مہینہ نہیں کر سکتا تو اس کو پھر وہ اس چیز کو سیلیبریٹ کرے اور اس کو کنٹینیو کرے, اس کو مطلب اس طرح سے سوچے اگر وہ, تو کیا اس کو ہیلپ ملے گی؟ اچھا, پہلا جو آپ کا سوال ہے کہ اگر ڈرگز نہیں تو پھر کیا کرے پیشنٹ کو عام طور پہ ہم لوگ ہیلدی لائف سٹائل کا ایڈوائز کرتے ہیں جس میں ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ واک کریں تاکہ آپ کے اندر سیروٹونین بڑھیں اور آپ کو خوشی اس سے محسوس ہو.
आप अपनी नींद पूरी करें ताकि आपका स्ट्रेस लेवल डिक्लाइन करे और आपके अंदर जो नींद पूरी करने वाले एलिमेंट हैं वो भी आगे चल के सेरोटोनिन में कन्वर्ट होते हैं। आप अपने खाने पीने में मुहतात हो जाएं, फ्राइड चीज़ें मत खाएं, फिज़ी ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये आपके स्ट्रेस लेवल को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। सो अगर आप इन 4-5 चीज़ों का ध्यान रखेंगे और पानी ज़्यादा कंज्यूम करें, पानी से मेरी मुराद जो है वो प्लेन वाटर है। अगर आप जूसेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जितना मीठा आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना जब उस मीठे का साइकिल कंप्लीट होगा तो वो आपके अंदर स्ट्रेस ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। कैफीन एंड निकोटीन आर द सेम थिंग कि अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो फौरी तौर पे आपको एक किक मिलती है, मूड अच्छा होता है, एलिवेशन मिलती है, लेकिन जब उसका साइकिल कंप्लीट होता है तो आपके अंदर उसी कदर डिप्रेशन भी, स्ट्रेस भी ज़्यादा वो बिल्ड करता है। सो इन चीज़ों से आप या तो इनको बहुत लिमिटेड यूज़ करें, जैसे अगर आप कॉफ़ी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1 कप इन अ डे इज़ गुड फॉर यू, बट अगर आप 3-4 कप पीते हैं क्योंकि आपका मूड डाउन है और आप उसे एलिवेट करना चाहते हैं तो ये प्रॉब्लम है। अगर आप ड्रिंक लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं तो एक सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो काफ़ी है, लेकिन अगर आप 6-7 सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं पूरे दिन में अपने पानी की कंजप्शन को पूरा करने के लिए तो ये आपके लिए आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने से आप अपनी खुशी को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि पहला साल नशा छोड़ने के बाद कॉमन सेंस ये कहती है कि आपका मूड अच्छा होगा, ज़िंदगी बड़ी बेहतर हो जाएगी, बट रियलिटी इससे डिफरेंट है। पहला साल नशा छोड़ने के बाद आपका मूड थोड़ा डाउन रहेगा क्योंकि नशों का एक विछोड़ा भी होता है कि जब भी आपका कोई प्यारा या आपका महबूब जब आपसे जुदा होता है या नाराज़ होता है तो उसका एक विछोड़ा है। विछोड़े का गम आपको गलत करना पड़ेगा और वो कोई अच्छे सोर्स से करना पड़ेगा, फीलिंग्स को शेयर करके, फैमिली से सपोर्ट लेकर, फैमिली के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करके या सोबर लोगों के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करके। ये आपको थोड़ा क्रूशल टाइम जो है पहला 1 साल ये गुजारना पड़ेगा। जब आप इसको वंस अच्छे तरीके से गुजार लेते हैं तो फिर नेक्स्ट ईयर आपके लिए थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। दूसरा सवाल आपका था कि क्या हम इस मंथ को जो कि स्पिरिचुअल है हम इसको अल्टीमेटली यूज़ कर सकते हैं कि हमेशा के लिए नशों से परहेज़ कर लें। अहले खाना की यही ख्वाहिश होती है, जिनके घरों में भी कोई नशे का मरीज़ है और वो 30 दिन नहीं पीता तो वो ना सिर्फ सुहाने ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं बल्कि अपने पेशेंट से भी कमिटमेंट लेना शुरू कर देते हैं कि देखो तुमने 30 दिन छोड़ लिया है, अब तुम छोड़े ही रखो, अब दोबारा इस गंदी चीज़ को मुँह क्या लगाना। लेकिन एक्चुअली ये मरीज़ की नीयत नहीं होती कि वो 30 दिन छोड़ेगा, वो अपनी तरफ से कोल्ड टर्की में है, डिटॉक्स कर रहा है ताकि ईद पे वो भरपूर नशों को इंजॉय कर सके। जब भी आप इवन सिगरेट भी छोड़ना चाहते हैं तो रिकमेंडेशन ये है कि वो फौरी तौर पे कट मत करें बल्कि उसको टेपर ऑफ करने की तरफ जाएं। और टेपर ऑफ करने से पहले कोई एक डेट मुतय्यन करें कि आज से 6 माह के बाद मैं फ़लाँ डेट को सिगरेट पीना छोड़ दूंगा, और उससे पहले थोड़ा गैप देना शुरू करें, नशे की मिकदार को कम करना शुरू करें और सिगरेट की मिकदार को कम करना शुरू करें। और इस तरह देखें कि क्या आप थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं सिगरेट के बगैर। अगर आप 12 सिगरेट दिन में पीते हैं तो क्या आप 11 पे गुजारा कर सकते हैं और आपके स्ट्रेस लेवल्स नहीं बढ़ते, आपकी सोचों में जो क्लैरिटी है वो वैसी ही रहती है जैसे कि 12 पीने के बाद रहती है। सो अगर एक सादा सिगरेट छोड़ने के लिए हमें एक स्ट्रेटजी यूज़ करना पड़ती है और आगे कोई 6 मंथ की डेट है जिस पे जाके हमने फिर उसको सेफली एक दिन क्विट करना है, जब हम 1 डे सिर्फ 1 सिगरेट पे ही आ चुके हों। जब हम हार्ड नशों की बात करते हैं तो इनको छोड़ने के लिए भी कोई लंबी प्लानिंग दरकार है, कोई लंबी स्ट्रेटजी दरकार है। ये सिर्फ एक दिन नशा छोड़ने से, ये तहैया करने से कि ये अब मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, ये ऐसे काम नहीं होगा। सो हमें थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा कि अगर कोई नशा छोड़ना चाहता है तो वो रमज़ान से कोई 6-8 महीने पहले ही प्लानिंग करना शुरू कर दे कि रमज़ान के मौके को मैं यूटिलाइज़ करना चाहूँगा कि मैं नशों को मुकम्मल तौर पर छोड़ दूँ, तो तब ये स्पिरिचुअल मंथ जो है ये कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। लेकिन नशा छोड़ने की एफ़र्ट जो है वो आपकी रमज़ान से कोई 10 माह पहले शुरू हो जानी चाहिए, जिसमें आप नशा कम कभी कर रहे हैं, कभी कोई गैप दे रहे हैं। सिगरेट अगर आप पी रहे हैं, फ़र्ज़ करें अगर कोई चर्च पीता है तो वो उनकी तादाद को कम कर रहा है, ड्रिंक अगर करता है तो उसकी मिकदार को कम कर रहा है, बाकी नशे करता है तो उनकी मिकदार को कम कर रहा है, कुछ गैप्स देने में वो कामयाब हो गया है। तो फिर कुछ करते कराते, टेपर ऑफ करते करते जब नशे की मिकदार थोड़ी रह जाती है और उसमें गैप ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आप इस मंथ को तब यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ नहीं हो सकता। मैडम, आप हेल्दी लाइफस्टाइल की बात कर रही थी जब मिस नसीन ने सवाल किया, तो ईद पे हम सब
دوستوں سے ملتے ہیں، رشتہ داروں سے ملتے ہیں، بڑی ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک ہوتی ہے، کبھی ہارڈ ٹاک بھی ہو جاتی ہے، اور اس میں پولیٹکس بھی ڈسکس ہو جاتی ہے، اور موڈ جو ہے وہ خراب سا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہماری ایک فیلنگ ہے اپنوں سے مل کے، یا بہت خوشی کی، یا جو ہے فیملی وہ کہہ رہی ہے کتنے اچھے ہو گئے، کتنے نیک ہو گئے ہو ماشاء اللہ، یہ انعام جو یہ عیدی کی بات کری، یہ انعام ہے تمہارا، تو اور یا پھر وہ ملتے ہیں ایک مہینہ ہی تو ہے، ٹھیک نہیں ہو سکتا، پٹھے کام نہیں گئے یار۔ تو یہ جو دو فیکٹر ہیں کہ اس کو یا تو آپ ڈیمورلائز کریں یا آپ اس کو بہت اس کی تعریفیں کریں، ون فیکٹر از دس، اور نمبر ٹو جو ہے ہم ایسی گفتگو کر رہے ہیں جس میں جذبات جو ہیں وہ نیچے کی طرف یا برہمی کی طرف یا اوپر کی طرف جا رہے ہیں، یہ اس کو بھی ذرا مد نظر رکھنا چاہیے۔ دیکھیں ہمیں عید کے موقع پہ چونکہ زیادہ لوگ خوشی سے چل رہے ہوتے ہیں، تھوڑے ایلیویٹڈ موڈ میں ہوتے ہیں، سو وہ ایسی بات بھی بعض اوقات کر جاتے ہیں جو کہ پولیٹکس سے متعلقہ ہیں، اور ایسے میں آئی ڈونٹ ریکمینڈ کہ آپ اپنی جو کلوز گیدرنگ ہیں اس میں ایسی باتیں کرنے کی طرف جائیں۔ آپ کو ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ میرے سینٹیمنٹ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہیں اور دوسرے کے سینٹیمنٹ، لاجکس نہیں، سینٹیمنٹس کسی دوسرے پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جڑے ہیں، سو ایسے لوگوں کے ساتھ پھر آپ کو بات چیت کرنے میں تھوڑا اجتناب کرنا چاہیے، اور وہاں سے کوئی اسٹرانگ ری ایکشن آ سکتا ہے۔ سو ایسے اسٹرانگ ری ایکشن کو مینیج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس بات کو نہ چھیڑیں، اور اگر فرض کریں دوسرا بندہ بھی انیشیٹ کرتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج خوشی کا موقع ہے، آج ہم اس طرح کی کریٹیکل بات چیت نہیں کریں گے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری کسی وجہ سے، میری کسی بات سے آپ کا دل دکھے یا آپ کی کسی بات سے میرا دل دکھے، تو لیٹس کلوز دس ٹاپک۔ کوئی اور بات ہم شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو بچہ دوڑتا آ رہا ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے، فلاں نے دیکھو کتنے زبردست کپڑے پہنے ہیں، سو ایسی بات چیت آپ کرنے کی طرف جاتے ہیں، یا آپ پکوانوں کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ سو ہمیں نیوٹرل بات چیت کی طرف زیادہ رہنا چاہیے، اور خاص طور پہ میں یہاں پہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہنا چاہوں گی کہ ریلیجن اور پالیٹکس ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے دل سے جڑی ہوتی ہیں، یہ ہمارے برین سے لاجکس نہیں نکلتی، ہمارے دل سے جڑی ہوتی ہیں، سو ان ٹاپکس پہ بات نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے، اور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ رسپیکٹ کو ایڈ کر کے اور صرف اپنے نقطہ نظر کو نیوٹرلی بیان کر دیں۔ یہ مت کہیں کہ چونکہ میں اس پولیٹیکل پارٹی کا بڑا حامی ہوں، سو یہ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، صحیح اور غلط کو انہی سٹینڈرڈز پہ میئر کریں جن کے لیے آپ دوسروں کو میئر ان سٹینڈرڈز پہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیں کرنا چاہیے اور سیفلی چیزوں کو ہینڈل کرنے کی طرف جانا چاہیے۔